स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग जैकोबिन क्लब्स तक पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे वर्क्स ऑफ नेपोलियन। तो मैं आज नेक्स्ट टॉपिक से शुरू कर रही हूँ। वर्क्स ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन ने फ्रांस में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे। नेपोलियन ने कई जो रिफॉर्म्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया था फ्रांस में और उन टेरिटरीज़ में जिसको नेपोलियन ने जीता था। सबसे ज़्यादा जो रिफ़ॉर्म किए थे नेपोलियन ने वो किए थे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में। यहाँ पर वो एक तरीके से रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लेकर के आया था जिससे कि जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रेशनल और इफ़िशिएंट हो सके। उसका जो सिविल कोड था 1804 का, जो सिविल कोड 1804 था, उसको यूजुअली हम नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से नेपोलियन ने इसके ज़रिए बहुत सारे रिफॉर्म्स किए और बहुत सारे काम किए। तो थोड़ा सा हम उन्हें देख लेते क्या क्या किया उसने। तो पहला एबॉलिश्ड बर्थ प्रिविलेजेस। उसने क्या किया कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रॉयल फैमिली से होते थे या नोबलिटीज़ होते थे, उन लोगों के पास क्या होता था, बर्थ प्रिविलेजेस होते थे। दैट मीन जन्म विशेषाधिकार होते थे। सबसे पहले नेपोलियन ने उनको ख़त्म किया। दूसरा, उसने एस्टेब्लिश किया इक्वालिटी बिफोर द लॉ। कानून के सामने सबके लिए समानता को लेकर के आया वो, कि सब लोग समान हैं कानून के सामने। ऐसा नहीं है कि हाई क्लासेस है या फिर जो रॉयल फैमिली से है तो उसका अधिकार कुछ और होगा। तो वहाँ पर उसने बर्थ प्रिविलेजेस को तो ख़त्म कर दिया। दूसरा, इक्वालिटी को भी वो लेकर के आया। नेक्स्ट, द फीड द पीसेंट्स। जो वहाँ के किसान थे उनको क्या करना पड़ता था कि मोनोरियल ड्यूज़ देने पड़ते थे और कुछ किसान सर्वडम थे। तो जो किसान थे उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसलिए जो नेपोलियन था उसने सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न था अलग अलग, उसको ख़त्म किया और जो किसान थे उनको सर्फडम और मोनोरियल ड्यूज़, इसका मतलब है भूदासत्व और जागीरदारी जो शुल्क होता था उससे मुक्त किया, उससे उनको फ्रीडम दिलाया। आफ्टर दैट उसने इम्प्रूवमेंट किया ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसने किया था। जब इतने सारे इम्प्रूवमेंट होने लगे तो जो आर्टिसंस थे, वर्कर्स थे, उन सब लोगों ने न्यू फाउंड फ्रीडम को एंजॉय किया। नया जो उनको स्वतंत्रता मिली थी उसको उन लोगों ने एंजॉय किया। इस तरीके से जो बिजनेसमैन थे और जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे गुड्स के, उन लोगों को लगा कि इस तरीके से जो यूनिफॉर्म लॉज हैं, इसी के साथ क्या होगा कि जो वेट एंड मेजर्स का स्टैंडर्डाइजेशन होगा, मतलब मानक तैयार होंगे माप तौल के, और एक कॉमन नेशनल करेंसी बनेगी जिससे क्या होगा कि हम जो कैपिटल और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, एक्सचेंज करते हैं या फिर रीजन टू रीजन ले जाते हैं, तो वो आराम से हम लोग ले जा पाएंगे। ऐसा मानना था उन लोगों का। ये तो बात हुई थी फ्रांस में कि बहुत सारे चेंजेस हुए, लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, सारी चीज़ें थी। लेकिन वो एरियाज़ जहाँ पर नेपोलियन ने कॉन्क्वर किया था, वो एरिया जिसको नेपोलियन ने जीता था, वो टेरिटरी, वहाँ पर लोगों की जो रिएक्शन था फ्रेंच के प्रति, फ्रेंच रूल के प्रति, वो बहुत ज़्यादा मिला जुला था, मिक्स रिएक्शन था उन लोगों का। कुछ जगह पर जैसे कि अगर हम देखें, हॉलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है और उसके साथ साथ ब्रसेल्स है, मेंस है, वॉर्सा है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो फ्रेंच आर्मीज़ आई तो उन्होंने एक तरीके से फ्रीडम का गिफ्ट देने के तौर पर उन लोगों का बहुत ज़्यादा वेलकम किया। बट कुछ टाइम के बाद वही लोग फ्रेंच आर्मीज़ को एक दुश्मन की तरह देखने लगे। और जो प्रशासनिक व्यवस्था कहें तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो लाए थे उन लोगों ने, वो बिल्कुल कम हो गए एक तरीके से। जब टैक्सेशन बढ़ाया गया और फ्रेंच आर्मीज़ में लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किया गया ताकि पूरे यूरोप को जीता जा सके, तो इन सारी चीज़ों की वजह से लोग क्या थे, फ्रेंच आर्मी के ख़िलाफ़ हो गए। और जितने भी फ़ायदे थे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में रिफॉर्म्स करने के, वो सब छुप गए टैक्स के इंक्रीज़ करने से और जो लोगों की ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में ले जाने से। इस वजह से लोगों जो हैं मिलीजुली प्रतिक्रिया जो फ्रेंच आर्मीज़ थी उनके प्रति देना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। अब बात करते हैं कि जब इतनी सारी चीज़ें थी तो फिर यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, दैट मीन कि नेशनलिज्म यूरोप में कैसे बना। तो अगर हम मिड 18 सेंचुरी तक देखें तो यूरोप में, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में,
कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अगर मिड 18 सेंचुरी तक की बात करें तो यहाँ पर कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड ये सब एक किंगडम में, डचेस में, कैंटन्स में डिवाइडेड थे और यहाँ पर रूलर्स के पास अपनी खुद की टेरिटरीज होती थी, अपना खुद का शासन क्षेत्र होता था। अब ऐसे ही ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था, वहाँ पर ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज थी और बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के जो लोग थे वहाँ पर रहते थे। उन सब लोगों के जो कल्चर थे वो सेम नहीं थे और कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी उन लोगों की नहीं थी और अलग अलग तरीके की वो लैंग्वेज बोलते थे। डिफरेंट एथनिक ग्रुप से थे वो लोग। तो इसी के एग्जांपल को लेते हुए अगर हम देखें हैब्सबर्ग एम्पायर, जो हैब्सबर्ग एम्पायर था अगर हम उसको देखें तो हैब्सबर्ग एम्पायर ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ साथ जो अलग अलग रीजन्स थे जिस पर उसका शासन था वहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग या अलग अलग जो रीजन्स थे उनको जोड़ करके वो बना हुआ था। तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस थे, क्या क्या चेंजेस थे वो हम देख लें थोड़ा सा। जैसे मैंने इसको थोड़ा पॉइंट में डिवाइड कर दिया ताकि इजीली आप लोगों को समझ में आ जाए। तो अगर हम देखें टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड और बोहेमिया, यहाँ पर किस तरीके के लोग थे। यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले बहुत सारे लोग थे। यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या बोलते थे, जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। इसके साथ अगर हम लोम्बार्डी और वेनेसिया देखें तो यहाँ पर इटालियन लैंग्वेज बोली जाती थी। हंगरी हंगरी इसके लोम्बार्डी वेनेसिया के बाद एक हंगरी पार्ट था, तो वहाँ पर उसका जो हाफ पॉपुलेशन थी वो तो मैग्यार बोलती थी और जो हाफ पॉपुलेशन थी उसमें बची कुची जो पॉपुलेशन थी उसमें क्या होता था, अलग अलग तरीके की डायलेक्ट थे, अलग अलग तरीके की बोलियाँ होती थी वहाँ। ऐसे गैलिसिया, वहाँ पर पॉलिश लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हैब्सबर्ग एम्पायर बना हुआ था डिफरेंट रीजन्स को जोड़ करके। लेकिन ये इसके डिफरेंट रीजन्स हैं जहाँ पर लैंग्वेज अलग अलग यूज़ होती थी। इन ग्रुप्स के अलावा एक बहुत बड़ा पार्ट किसानों का था जो कि इस एम्पायर की बाउंड्रीज़ के अंदर, इस एम्पायर के अधीन, एक कहा जाए इसके अंडर में रहता था। जब इतने सारे चेंजेस थे, इतने सारे लोग अलग अलग थे, उनकी लैंग्वेज अलग थी, उनके कल्चर अलग थे, रहने के तौर तरीके अलग अलग थे, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि पॉलिटिकल यूनिटी को या उसके सेंस को बाहर लेके आया जाए। यानी जब लोग बिल्कुल अलग अलग हैं, उनका कल्चर भी अलग है, रहने के तौर तरीके अलग हैं, लैंग्वेज अलग हैं, तो एक पॉलिटिकल यूनिट में लेकर के आना बहुत ज़्यादा मुश्किल था उनके लिए। अगर वो लोग एक दूसरे से बंधे हुए थे तो उसका एक कॉमन कारण ये था कि वो एम्परर के प्रति जो है थोड़ा सा भाव रखते थे, सेंस रखते थे। इसकी वजह से वो लोग एक तरीके से बंधे हुए थे एक राज्य के अंडर में। इसके बाद बात आती है जब इतने ही चेंजेस थे, पॉलिटिकल यूनिट नहीं थी और ना ही पॉलिटिकल यूनिटी थी, तो ये सारी जब चीज़ें थी तो फिर नेशनलिज्म के आइडियाज़ कैसे आए। जो नेशनल स्टेट बनना शुरू हुए उसके जो आइडियाज़ थे या नेशनलिज्म के आइडियाज़ थे वो किस तरीके से लोगों के अंदर आए फिर। तो भाई देखो, दो तरीके के लोग थे यहाँ पर, अरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास। तो जो आइडियाज़ थे नेशनलिज्म के उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, न्यू मिडिल क्लास उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लें कि ऑटोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास के लोगों में डिफरेंस क्या था और किस तरीके से जो न्यू मिडिल क्लास के लोग थे वो रिस्पॉन्सिबल थे नेशनलिज्म के आइडियाज़ के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग ये देख लें। अरिस्टोक्रेसी क्लास में क्या था, अगर हम अरिस्टोक्रेसी क्लास को देखें तो भाई डोमिनेंट क्लास थी वो, मतलब सोशली और पॉलिटिकली अगर हम देखें तो पूरे कॉन्टिनेंट पर उनका डोमिनेंस होता था, मतलब पूरे उस पर उनका प्रभाव होता था, पावर होती थी। उन लोगों का जो लाइफ कहें तो एक तरीके से वो लोग एक क्लास में थे, एक दूसरे से बंधे हुए थे। उसका कारण था कि वो कॉमन लाइफ जीते थे, यानी कि जो रीजन्स होते थे उनके अलावा वो अपनी जो लाइफ थी, उनके जो तौर तरीके थे वो बिल्कुल कॉमन थे, एक जैसे थे सब लोगों के। दूसरा, दे ओन्ड स्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। उन लोगों के पास प्रॉपर्टी होती थी कंट्री साइड देहाती एरिया में और हाउसेज होते थे टाउन्स में। एंड दे ऑलवेज यूज़ फ्रेंच लैंग्वेज। वो क्या करते थे, हमेशा फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते थे। अगर वो हाई सोसाइटी में या फिर डिप्लोमेसी राजनीति के लिए वो फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते थे।
इसके अलावा अगर वो लोग एक दूसरे से बंधे हुए होते थे तो वो मैरिज के ज़रिए बंधे हुए थे, कि शादी जो है वो सेकंड या थर्ड स्टेट वो थर्ड स्टेट के लोगों से नहीं करते थे, आपस में अपने ही ग्रुप के अपने ही क्लास के लोगों में वो शादियाँ करते थे। न्यूमेरिकली अगर हम देखें, संख्या के तौर पर अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही कम थे, मतलब अगर न्यूमेरिकली देखें तो बहुत छोटा ग्रुप था इन लोगों का, इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। ऐसे ही दूसरा आता है द न्यू मिडिल क्लास। तो देखो, उससे पहले न्यू मिडिल क्लास से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि जो वेस्टर्न और सेंट्रल का जो पार्ट था यूरोप का, उसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और जो ट्रेड था, वहाँ पर जो कॉमर्शियल क्लासेस थी वो किस पर टिकी हुई थी। कॉमर्शियल क्लासेस जो उनका जो अस्तित्व एक तरीके से कहा जाए तो वो किस पर टिके हुए थे, प्रोडक्शन पर, मार्केट में जो प्रोडक्शन हो रहा था उस पर बिल्कुल टिके हुए थे। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन देखेंगे तो इंग्लैंड में तो 18वीं सेंचुरी के हाफ में ही, सेकंड हाफ में ही आ गया था, लेकिन फ्रांस और जर्मन में क्या हुआ था, फ्रेंच और जो जर्मन के स्टेट थे वहाँ पर 19वीं सेंचुरी के ड्यूरिंग में या उसी के दौरान जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। तो इसके साथ देखो, अब ये तो बात हुई थी ऑटोक्रेसी की। आफ्टर दैट न्यू मिडिल क्लास, एक नया सोशल ग्रुप बाहर निकल के आया। देखो, हमने 9th में ही पढ़ा था और मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, है ना। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग क्लर्जी और नोबल्स थे, उन लोगों को टैक्स नहीं देने पड़ते थे। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उसमें बिजनेसमैन, ऑफिशियल्स, प्रोफेशनल्स और पीसेंट, आर्टिशंस, ये सारे लोग उसमें शामिल थे थर्ड स्टेट में। ठीक है, तो जो जिसको मिडिल क्लास बोल रहे हैं, न्यू मिडिल क्लास, वो थर्ड स्टेट में से ही निकल करके आने वाला एक वर्ग था, एक आने वाली क्लास थी। इसमें कौन लोग थे, इसमें वो लोग थे जो एजुकेटेड थे, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल थे, और उनके साथ ही वर्किंग क्लास के लोग भी जुड़ गए थे इस नए मिडिल क्लास में। तो एक नया सोशल ग्रुप सामने निकल करके आया जिसमें कि इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स और वर्किंग जो पॉपुलेशन थी वो सब लोग थे इसमें। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में अगर हम देखें तो 19वीं सेंचुरी तक ये बहुत ही कम रहे थे, बहुत ही छोटा ग्रुप रहा था। बट इन लोगों ने जो आइडियाज़ थे, यानी कि जो मिडिल क्लास, जो नई जो मिडिल क्लास बनी थी, इसने क्या किया था कि नेशनल यूनिटी के आइडियाज़ को फॉलो किया था। जैसे ही इन्होंने क्या किया कि अरिस्टोक्रेटिक जो प्रिविलेजेस थे उनको ख़त्म किया, उनको मतलब बिल्कुल एबॉलिश कर दिया, और उसके बाद नेशनल यूनिटी के जो सेंस था उसको लेकर के आए, उसके आइडिया को लेकर के आए और उसको पॉपुलर किया। तो देखो, इतना समझ में आ गया होगा कि हमने कहाँ से पढ़ा था कि नेपोलियन ने वर्क किए, नेपोलियन ने काम भी किए, उसके काम के लिए लोगों को खुशी भी थी और उन्होंने उसकी न्यू फाउंड जो फ्रीडम था उसको एंजॉय भी किया। लेकिन जो टेरिटरीज थी जिनको उसने कॉन्क्वायर किया था, एक बार रिवाइज करा दूँ आपको, जिनको उसने कॉन्क्वायर किया था वो कुछ टाइम के लिए तो बहुत ज़्यादा वेलकम किया फ्रेंच आर्मीज़ का, और कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल दुश्मन की तरह उन्हें देखने लगे। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम बात करेंगे तो नेशनलिज्म किस तरीके से बना, है ना। यूरोप में जो है नेशनलिज्म का जो शुरुआत हुई थी वो किस तरीके से हुई थी, तो इसी को कंटिन्यू करते मैंने आप लोगों को बताया था कि 18वीं सेंचुरी में क्या क्या हुआ था। 18वीं सेंचुरी तक कोई नेशनल स्टेट नहीं था, या जो राज्य थे वो किस तरीके से बटे हुए थे। ठीक है, और उसी के बाद ये बात आती है कि नेशनलिज्म, जब इतने सारे चेंजेस थे लोगों के बीच में, इतने सारे डिफरेंसेस थे लोगों के बीच में, तो फिर लोगों के बीच में पॉलिटिकल यूनिटी की बात हो ही नहीं सकती थी। तो फिर नेशनल स्टेट का जो आइडिया था, ये नेशनलिज्म का आइडिया था, तो वो कहाँ से आया था, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, न्यू मिडिल क्लास, जो हमारे थर्ड स्टेट से निकल के आई थी। तो अरिस्टोक्रेसी तो होगी सेकंड और फर्स्ट स्टेट के लोग, और न्यू मिडिल क्लास कहाँ से निकल के आई, हमारी थर्ड स्टेट से। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बात आती है कि लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, कि जब लोगों ने उसको एबॉलिश कर दिया था, जो प्रिविलेजेस थे लोगों के, जो
अरिस्टोक्रेटिक लोगों के जो विशेषाधिकार थे उनको ख़त्म कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, नेशनलिज्म के आइडियाज़ को या उसके सेंस को लेकर के आए थे। तो फिर लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब था, या लिबरल जो नेशनलिज्म था उसको लोग क्यों लाना चाह रहे थे, कि लिबरल लिबरल का मतलब होता है उदारवादी। तो उदारवादी जो राष्ट्रवाद था उसको लेकर के क्यों आना चाहते थे लोग, जबकि नेशनल स्टेट की जो सेंस था या उसको बनाने की बात थी वो तो शुरू हो चुकी थी। तो फिर लिबरल कहाँ से आया? तो लिबरलिज्म या लिबरल नेशनलिज्म को हम कल पढ़ेंगे। मैं आज आपकी क्लास जो है यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को लिबरल नेशनलिज्म के बारे में बताऊंगी कि वो किस पक्ष में था और किस पक्ष में नहीं था, किसका फेवर किया किस फेवर में नहीं था। आई होप कि आज और जो लास्ट क्लास थी आपको जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। और आप लोग चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप आराम से नोट्स बनाइए और आराम से रीड आउट करिए, चीज़ों को समझिए। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और उन सब लोगों को जो 10th क्लास में या 9th क्लास में सोशल स्टडी के स्टूडेंट हैं उन सब लोगों को प्रॉफिट हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए।